आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक बेहतरीन टीम के साथ बैठे हुए हैं। वैसे तो अचिंत्य की जो भी टीम आपसे मिलती है वो बेहतरीन है। लगातार आप लोग अचिंत्य के जितने भी संपादक हैं जो कि हमारे विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकल के आ रहे हैं, आप लगातार उनको सुन रहे हैं। अब आज हम एक नई टीम जिसने अभी अभी एक बड़ा ही बेहतरीन अंक जो है वो एडिट किया हुआ है। दो एडिटर्स हैं हमारे और एक फाउंडर एडिटर हैं जिनके साथ हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देवांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। उसके बाद अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शिवांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवांग जी ये इंटरव्यू करने के पहले बहुत डर रहे थे, लेकिन हमें लग रहा है कि शिवांग जी ही अभी सबसे कॉन्फिडेंट हैं और हम सभी लोगों का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। तो हम लोग ये इंटरव्यू शुरू करते हैं। एक हमारे इंटरव्यू का फॉर्मेट है वो ये है कि हम पहले जो अपने एडिटर्स हैं उनसे पूछते हैं कि उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, उनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कैसी रही, जो शिक्षा दीक्षा हुई वो कैसी हुई। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे एडिटर्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार एंट्री किए हैं और उनके लिए एक बड़ा अविस्मरणीय अनुभव रहा है। और उसके बाद फिर उनके आगे के क्या प्लान्स हैं, अचिंत्य को संपादित करते समय उनके साथ क्या क्या कठिनाइयाँ आई और उन्होंने कैसे उनको ओवरकम किया। और फाइनली कुछ ऐसे सवाल जो कि अभी तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे ही इन लोगों के ऊपर वो सवाल छोड़े जाएंगे आप देखिएगा कि ये कैसे उसका जवाब देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम नागपास में इनको बांधें और ये कोशिश करेंगे कि उस नागपास से निकल पाए। तो हमें लगता है कि पहले हम लोग देवांश जी को कहें कि वो इस इंटरव्यू की शुरुआत करें। नमस्कार। तो सबसे पहले हम अभिषेक जी से जानना चाहेंगे कि वो अचिंत्य से जुड़ने से पहले अपनी जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में हमारे हमें संज्ञान दें, और जैसे ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनका आगमन हुआ उनका अनुभव जानेंगे और अचिंत्य से जुड़े उनके कुछ जानकारियाँ लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ज्ञानेश्वर चौबे सर का और साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया। आपके सामने जो पत्रिका है सिर्फ एक पत्रिका नहीं, ये हमारे हृदय का टुकड़ा है। अपनी प्रारंभिक जीवन की बात करूं तो मैं बलिया जिले से आता हूं। बलिया जिला, जहां मंगल पांडे जैसे नामचीन लोगों के नाम सामने आते रहते हैं। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने वहीं करी। 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही स्कूल सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला, जहां मैंने अपने जीवन के 2 साल ऐसे बिताए जैसे मुझे कभी लगा ही नहीं था। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, नए नए लोगों से मिला। वहाँ के शिक्षकों का प्रभाव मेरे ऊपर काफ़ी पड़ा। उन्होंने ही मुझे हिंदी से जोड़ा। वहाँ पर एक मैम थी जिन्होंने, जो मुझे पढ़ाती तो नहीं थी पर हिंदी की अध्यापिका थी। उन्होंने कभी कुछ प्रतियोगिताएं कराई थी जिनमें मैंने प्रतिभाग करके मैम को लगा कि ये लड़का काफ़ी अच्छा है। तो मैम के थ्रू मैं आगे आया और मुझे हिंदी से मेरे प्रेम को उन्होंने पुनः जागृत किया। अपने घर परिवार की बात करूं तो शिक्षा का परिवार रहा है मेरा। मेरे दादाजी प्रोफेसर रहे हैं भौतिक विभाग से। मेरे पिताजी शारीरिक विज्ञान के टीचर हैं। माताजी भी संस्कृत और हिंदी की अध्यापिका रही हैं। तो शिक्षा का माहौल तो हमेशा से ही घर में था। लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसे बीता। जैसे आप अभी सीरियस रहते हैं जो है, क्या वैसा बचपन में भी आप रहते थे क्या? जी सर। चंचलता तो वैसे बच्चों का स्वभाव है, तो चंचलता सब में होती है। पर वह चंचलता आगे आकर एक गांधीर्यता का रूप ले लेती है। और ये गांधीर्य मेरे में तब आया जब मैं 6वीं के बाद आगे आया। और इसके आने का कारण शायद पढ़ाई ही थी। घर में जब पढ़ाई का माहौल होता है और जब आपके माता पिता आपको प्रेरित करते हैं कि आप पढ़ें, अच्छे अंक लाएं और अपने आगे प्रतिभाओं को निखारें, तो उस चीज़ के बाद शायद वो गांधीर्य आना शुरू हो गया मेरे में। तो आप कितने भाई बहन हैं? जी सर, मैं, एक मेरी बड़ी दीदी हैं, वो हम्म। बीएससी कर रही हैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से। अच्छा अच्छा। और तो मैं, घर में कैसा माहौल था आपके शुरुआत में, क्योंकि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो पढ़ाई लिखाई से आती है। तो क्या हमेशा था कि आप खेल कूद मत करिए, खाली पढ़िए पढ़िए पढ़िए? नहीं सर, बात यही है कि एक शिक्षक वाले परिवार से आने के बावजूद ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई में ही ढकेला गया कि आप सिर्फ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हमेशा से मेरी माता जी ने मुझे पुश करा है कि लेखन करो, हिंदी पढ़ो। हिंदी की अध्यापिका होने के नाते मुझे उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी कि अपनी मातृभाषा में मुझे कुछ रचना करने का अवसर मतलब दिया जाए। तो हम्म। हिंदी की प्रेरणा मुझे उनसे ही मिलती है।
हमारे पिताजी भी जब ऐसे वाचन करने का कभी अवसर मिलता तो मेरे पिता मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे, उनका काफ़ी सहयोग रहता था। बात बात पर बच्चों को ऐसे प्रोत्साहित करना, वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी उनकी, शायद इसी का प्रतिफल है कि आज इस पत्रिका का संपादन करने का अवसर मिला मुझे। बागी बलिया की झलक थोड़ी कम दिखती है आप में, क्योंकि मिट्टी से तो वही है, उसी मिट्टी से आप बने मिट्टी से हुए तो हैं। वही है सर। जी जी, शिवांग जी आप अपने बारे में बताएं। जी सर, मेरा जन्म कटनी मध्य प्रदेश में हुआ है। अभी रहवास स्थान मेरा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जी जी। मेरे पिताजी भी हाई स्कूल साइंस टीचर हैं और मेरी माताजी भी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका हैं। शुरुआत में जैसा कि अभिषेक ने बताया, टीचर्स के घर का जो माहौल रहता है आपकी हमेशा। वही पृष्ठभूमि जी। है। हाँ। वही पढ़ाई कितने लिखाई भाई वाला बहन घर। हैं आप? मैं हूँ और मेरी एक छोटी बहन है। अच्छा जी। तो वही पढ़ाई लिखाई वाला माहौल था हमेशा। फिर चीज़ें तब बदली जब छठवीं कक्षा में मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया। तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे हैं जो वहीं से आए हैं, क्योंकि मेरा आधा समय वहीं निकला है और मेरा जितना बचपन है वहीं पर गुजरा है। और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान को लेकर रुचि, क्योंकि पिताजी विज्ञान के शिक्षक रहे हैं, हमेशा विज्ञान को बढ़ावा देने, तो घर में जितने भी क्वेश्चंस कुछ भी चीज़ों को लेकर कि ये कैसे होता है या इसमें क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है, तो हमेशा उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि हाँ क्वेश्चन पूछो, हमेशा प्रश्न पूछते रहो, आज़ादी दी उन्होंने। तो वो एक चीज़ रही जो हमेशा विज्ञान को लेकर करते रही। फिर नवोदय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक मैम थी जिनका नाम था श्रीमती शीला तिवारी जी। उन्होंने 6वीं से 8वीं तक पढ़ा है। वो मेरे को हमेशा एक चीज़ के लिए जानती थी कि ये वो विद्यार्थी है जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। अच्छा। वो हो सकते हैं उल्टे सीधे प्रश्न, हो सकता है कि प्रश्न बाकी बच्चों को लगे कि क्या मजाकिया प्रश्न है, पर वो मैम हमेशा कि हाँ ये प्रश्न पूछता है और ये बात सबसे अच्छी है। तो वो प्रश्न पूछने की पेशेंटली जवाब देती थी, वो बहुत जुझला नहीं पेशेंटली। जाती जी थी। बिल्कुल पेशेंट, कभी हंसती थी, कभी कहती थी कि हाँ ये प्रश्न अच्छा है, शायद मैं अभी ना बता पाऊँ, बाद में बताती थी। पर एक वो जो चीज़ थी कि प्रोत्साहना वाली चीज़, वो हमेशा रही, इसलिए साइंस में हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिला। और वही चीज़ शायद आज हम मेरे को यहाँ पे लेके आई है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे साइंस के इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ मेरे को पढ़ने का मौका मिल रहा है। आप दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे सबसे ज़रूरी किसी भी अगर कोई विद्यार्थी है उसके जीवन में उसको क्या चूज़ करना है, सबसे ज़्यादा उसका माहौल, जो घर का माहौल होता है वो डिसाइड करता है। बिल्कुल। तो जैसे मेरे घर में जैसे मेरे भी जो पेरेंट्स हैं, मेरी माँ भी शिक्षिका है, मेरे पिताश्री इंजीनियर है। तो एक शिक्षक होने का एक प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर भी कि मैं भी थोड़ा सा संस्कृति की तरफ या अपने इसमें मैं भी हिंदी मैंने चूज़ किया। तो कक्षा 10वीं के बाद आपको चूज़ करना रहता है कि आप हिंदी लोगे या फिजिकल साइंसेज लोगे, ठीक है। तो वहाँ पे कई सारे बच्चों का मन डोलता है कि हिंदी लेंगे तो पढ़ना पड़ेगा क्लास में, फिजिकल साइंसेज में नंबर भी मिलते हैं, खेलने को भी मिलता है। तो क्या वो घर का माहौल था या मतलब कई लोग दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ लोग घर से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप लोगों का वहाँ पे ऐसा क्या फैक्टर था कि हाँ आप लोग हिंदी की तरफ गए? हिंदी का तो मैंने भी 11वीं कक्षा में फिजिकल एजुकेशन की जगह हिंदी ली थी। कंप्यूटर साइंस भी एक ऑप्शन था पर मैंने हिंदी ही चुना, क्योंकि हिंदी वो चीज़ थी, क्योंकि पढ़ते रहते थे साइंस बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो हिंदी वो चीज़ थी जो दिल को शांति देती थी, जो अंदर की भूख को ख़त्म करती थी कि हाँ जो अपनापन है वो मिलता था, ऐसा लगता था कि माँ की गोद में आके बैठ गए। वो वाली चीज़ जो थी वो हिंदी प्रदान करती थी। साइंस और फिर अब अचिंत्य में मौका मिला है कि हम हिंदी और साइंस दोनों को मिला के आगे बढ़े। तो जैसे आप अभी हैं वैसे बचपन में भी मैं बहुत बहुत शर्मीले? जी सर, चंचल थे? चंचल भी था और कहना चाहिए कि बहुत नटखट टाइप का आदमी था। हमेशा टीचर्स की तरफ से थोड़ी सी शिकायतें रहती थी कि ये क्यों ये पढ़ाई उतनी नहीं करता है। तो और हमेशा जो भी एक मेरे पिताश्री जब भी टीचर से मिलने जाते थे तो उनको ये आता था कि ये बच्चा सबसे नटखट है, पर उनको हमेशा ये भी बताया जाता था कि नटखट तो है पर ये पढ़ाई कर लेगा, ठीक ठाक कर लेगा, उतना बेहतर कभी हमेशा मैं अच्छे अंक पाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, पर हाँ एक जिज्ञासा थी अंदर। नहीं, अंक जो है वो किसी के जो है आईक्यू का मापतौल नहीं है, नहीं मापदंड है। वो तो बस इसलिए कि हम भाई हर अगले क्लास में जाने का कुछ तो आपको एक हर्डल दिखा दिया जाए कि आप कैसे उसको क्रॉस करते हैं। तो अब
आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू किए, घर में जो माहौल था, और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस देखिए कि सबके जो है पिताजी या माताजी या दोनों लोग टीचर ही रहे हैं, इवन हमारा भी वही हाल है। तो ये एक कोइंसिडेंस ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ मार्कवाद नहीं है कि भाई टीचर के बच्चे टीचर बनते हैं। लेकिन आप लोग फिर उसके बाद जो आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे भाई जवाहर नवोदय विद्यालय से आप आगे बढ़े, आप जो है अपने स्कूल से आगे बढ़े, तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आएंगे, हमारी जो हायर स्टडीज़ है वो यहाँ शुरू होगी, और फिर इसको आप कैसे कोप करेंगे, क्योंकि आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड है या जो स्कूल का बैकग्राउंड है वो वहाँ से यहाँ बहुत तेजी के साथ बदला होगा। जी सर, मेरे लिए तो एक और चीज़ रही कि मध्य प्रदेश से यहाँ आना, उत्तर प्रदेश के नए कल्चर को जानना, एक वो नया तो पूर्वांचल एक बड़ा अलग ही है, भले बीएचयू पूर्वांचल में ही है, लेकिन पूर्वांचल से बहुत कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे, पूरा भारत है यहाँ एक तरीके से, तो यहाँ के लोगों का डीएनए लेंगे तो पूरे भारत का डीएनए आपको मिल जाएगा। ये खास बात है बीएचयू की, लेकिन फिर भी भाई पूर्वांचली है, जैसे आप लंका के गेट पे पहुंचे आपको वही बट्टी चोखा और ये वो सब पूर्वांचली बोली भाषा भोजपुरी सब सुनने को मिलती है, तो उसको कैसे कोप किया? सर जब तो पहले तो मेरे को जब मैं 11वीं 12वीं में था तो सारे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जैसा करते हैं, या तो आईआईटी अगर मैथ लिया है तो, और या तो फिर बायो लिया तो नीट, तो मैंने भी प्रयास किया, पर मेरे को लगता है कि शायद ये मेरी किस्मत ही अच्छी थी जो मैंने मेरा वहाँ नहीं हुआ, और मेरे को अच्छा, नीट की तैयारी कितने साल की? 1 साल किया, पर मैं समझ चुका था कि ये मेरा जोन नहीं है, मेरे को यहाँ ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मेरे को कोर साइंस जो पढ़ना है वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उस इसलिए फिर मैंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट चुना कि यहाँ मेरे को जाना है, और भाग्य की बात देखिए कि जो मैंने चुना, और कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान, और वहीं आके पढ़ने का मौका मिला। तो पहले तो पिताश्री कह रहे थे कि जबलपुर में भी तो इससे अच्छे अच्छे संस्थान हैं, क्यों यहीं पे पढ़ लो, बीएससी करना है तुमको। तो सारे रिश्तेदार भी यही कह रहे थे कि जबलपुर में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, यहीं पढ़ लो। पर एक जो मैंने जब से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा था और जब से जाना था, जब से ऐसा लग रहा था कि नहीं यही मेरी जगह है। और जब आया और पहले दिन लंका गेट से अंदर घुसा तो लगा कि पहुंच चुका हूँ मैं अपनी जगह पर। वाह, बस वो सामने सरस्वती माता की जो मूर्ति है उसको देखकर ऐसा लगता है कि अ, एक सपना पूरा हो गया है, और फिर बाकी चीज़ें तो अब धीरे धीरे होती ही आगे। अभिषेक जी, आपको कैसा लगा? सर इस मामले में मैं खुद को भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली मानूंगा। सीएचएस में पढ़ने के बाद मुझे जब मैं यहाँ आया तो मुझे मुझे सीएचएस ही फील हुआ, और सीएचएस में जब था तो बीएचयू ही फील हुआ। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सरस्वती माता की मूर्तियाँ मिलेंगी, आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। आप जब सीएचएस के स्कूल में जाएंगे तो जैसे ही आप उस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो आपको हनुमान जी की एक प्रतिष्ठित प्रतिमा दिखेगी, आपको सरस्वती जी की पूजा होती दिखेगी, जन्माष्टमी बनती हुई दिखेगी, आपको पूरा बीएचयू दिख जाएगा उसमें। और आप शायद जानते होंगे, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो प्रारंभिक कक्षाएं थी वो सीएचएस में ही चली थी। तो सीएचएस में एक बीएचयू का पूरा माहौल है। जब मैं वहाँ पढ़ता था तो मैं सोचता था कि बीएचयू जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सीएचएस भी मतलब एक स्कूल है एक प्रकार का, तो जब ये स्कूल इतना अच्छा हो सकता है तो यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी होगी। कभी कभी मन होता था तो घूमने हम लोग वीटी भी आते थे बीएचयू में, तब हम देखते थे कि अरे ये तो कॉमर्स है, अरे ये तो साइंस है। हम जो सब्जेक्ट्स एक एक आधे आधे घंटे एक एक घंटे पढ़ते थे उनके पूरे पूरे डिपार्टमेंट से तो वो काफ़ी विस्मय हमारे अंदर पैदा करता था कि क्या ही पढ़ाते होंगे यहाँ पे। फिर जैसा कि शिवांग ने बताया नीट की तैयारी हमने भी करी, 1 साल करी, पर फिर लगा कि कोर साइंसेज में जाकर और अपने इंटरेस्ट को चुनना ज़्यादा सही है इस रैट रेस में भागने से। तो कोर साइंसेज में आने का मौका मिला, और मेरा जो कि विषय है केमिस्ट्री, उसमें उस रसायन विज्ञान में जाके रसायनों से खेलने का सुख तो अलग ही है। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी मैंने 10वीं तक पढ़ी थी। 11वीं 12वीं मुझे हिंदी पढ़ने का अवसर नहीं मिला, पीसीएमबी का छात्र रहा सर मैं। तो हिंदी 2 साल ऐसे कह सकते हैं कि कोर्स में नहीं थी, सिलेबस में नहीं थी, पर हिंदी दिल में थी सर। वहाँ भी जब प्रतियोगिताएं होती थी तो उसमें प्रतिभाग करता था, कभी कभी कुछ पुरस्कार भी जीते हैं वहाँ पर। और तभी वहाँ हिंदी ना पढ़ने के बावजूद वहाँ पे हिंदी के जो टीचर्स थे उनसे जान पहचान थी, और उनका प्रोत्साहन भी मिलता रहा। फिर जब यहाँ आया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और जब इस अचिंत्य से जुड़ने का मौका मिला, तब कहीं वो जो भूली बिसरी एक जो डोर थी जो टूट रही थी, वो शायद फिर से एकदम चट से तैयार हो गई और बस चल पड़ा अचिंत्य का कारवां। ये सबसे प्रशंसनीय बात है कि जैसे जब
जो स्टूडेंट होता है वो जब 12वीं कक्षा से आगे आता है तो उसके दिमाग में मतलब यही रहता है, या तो चिकित्सा या तो अभियंत्रण, या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग। बट आप लोगों ने उस दौर को पार करके 3 साल का तजुर्बा ले लिया है विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि चिकित्सा और अभियंत्रण के साथ है लेकिन उससे अलग भी है। तो आप उन बच्चों को क्या मतलब बताना चाहेंगे कि जो जिनके मन में केवल एक दुनिया बन चुकी है कि अगर मेरा चिकित्सा में नहीं हुआ तो खत्म सब, मेरा अभियंत्रण में नहीं हुआ तो खत्म, और उसी के चक्कर में आके कितने बच्चे अपना मतलब जीवन भी दांव पे लगा देते हैं। तो आपके तजुर्बे से उनको क्या सीख लेनी चाहिए? सीख की बात करें, सबसे बड़ी बात होती है कि आप जीवन में क्या अपना लक्ष्य लेके चलते हैं, और जो लक्ष्य होता है वो हमारी रुचि के अनुसार होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य हमारी रुचि है, हमारा पूरी हॉबी है हमारा अगर लक्ष्य, तो हम उसे आसानी से पार कर लेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें जो ये हमारे अंदर एक भावना भर दी जाती है हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों द्वारा, या फिर हमारे स्कूल्स में भी कभी कभी, या तो नीट या फिर जेई, सिर्फ ये दो परीक्षाएं। तो हमें आज के समय में ये जानना होगा कि आप कोई भी विषय चुने, भले वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, पूरे हर एक फील्ड में पूरी पूरी संभावना है आपके सफल होने की, बशर्ते आपकी उसमें रुचि हो। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे जो कदम, गलत कदम उठा लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं, कुछ कुछ गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो वो पूरी तरह गलत है। अगर आपका एक जगह नहीं होता तो आपको ज़रूरत है अंतर मन में झांकने की, आप अपनी रुचि पहचानें, अपना सब्जेक्ट पहचानें और उस सब्जेक्ट को सर्वस्व न्यौछावर कर दें। बस यही चाहिए होता है जीवन में। और भी है राहें, राहें और भी हैं, ऐसा नहीं कि बस बाइफरकेट हो गया इधर या उधर। जी सर। 360 डिग्री में हर तरफ रास्ता निकल रहा है, हाँ जहाँ मन हो वहाँ चले जाए, है बिल्कुल ना। सर। आपको कैसा लगा जवान जी, बताइए। सर मेरा तो पहले से उतना नहीं था कि मैं नीट ही करूँगा। 12वीं कक्षा तक पहुँचा तो लगा कि हाँ कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। मेरे को, मैंने ये नहीं सोच के विज्ञान नहीं लिया था कि मेरे को नीट करना है या IIT जेई करना है। मैंने लिया था क्योंकि मेरे को विज्ञान पसंद है। वाह। तो मेरे को बायोलॉजी जब 10th क्लास की पढ़ता था तो मेरे को लगता था कि ये चीज़ है जो जिसमें और आगे मेरे को पढ़ना है। जब दिमाग का वो डायग्राम, जब वो ब्रेन सेल्स हर चीज़ वो जो पढ़ता था तो लगता था कि ये इसमें आगे बढ़ना है, इसलिए ले लिया। जब 11वीं 12वीं में आगे पहुंचा तो लोगों ने बताया कि नीट का एग्ज़ाम होता है, तुमको करना चाहिए, देना चाहिए। मैंने कहा चलिए देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। एक बार दिया, फिर और लोगों ने कहा कि एक बार में कहाँ होता है, दूसरी बार दे के देखो। फिर दूसरी बार प्रयास किया, मेहनत की, दूसरी बार तक समझ में आ चुका था कि ये मेरी राह नहीं है। तो आपको समझ लेना है कि वो आपका सबसे बड़ा है कि आप कब समझ जाते हैं कि आपकी राह कहाँ है। मैंने समझ लिया, तो मेरा सौभाग्य है। आप समझ लें तो मतलब डिसीजन जो है वो किस स्टेज पे पहुंच के बच्चे को, मान लीजिए कि मेरा थर्ड टाइम हो जाता है ना, पर हमने 2 ही बार अटेम्प्ट किया, तो ऐसा वो स्टूडेंट कब समझे कि या तो मुझे आगे बढ़ जाना है, या तो इसमें एकदम 2 3 बार 4 बार देना है कि मुझे इसको क्रैक कर लेना है। मेरे हिसाब से तो अगर आपको लग रहा है तो आप दीजिए, जितनी बार आपको दे सकते हैं एग्ज़ाम। पर अगर आप कई बार कई बार तैयारी कर चुके हैं तो आप पहले से बेहतर हो चुके हैं, पिछली बार की तैयारी से आप इस तैयारी में बेहतर हो चुके हैं, तो ये एक तरह की पहले ही जीत हो चुकी है आपकी। तो उस जीत का सहारा अगर आपके पास है तो फिर वो आपके लिए अच्छी बात है मेरे। इसका मतलब ये है कि आपको खुद सेंस करना है जी सर। कि आपकी राह आपको किधर ले जा रही है ना। और ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है हर एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि भाई देश में ठीक है डॉक्टरों की ज़रूरत है, इंजीनियरों की ज़रूरत है, लेकिन शिक्षा विद अगर नहीं होंगे तो डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से आएंगे, या कोई साइंटिस्ट नहीं होगा तो फिर वैक्सीन कहाँ से बनेगी, और बहुत सारी चीज़ें कहाँ से होंगी, रिसर्च कहाँ से होंगे। ठीक है, अब देवान जी इन लोगों से वो सवाल तो पूछ ही लेते हैं कि जब आप पहली बार, ये तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगातार आके डिपार्टमेंट्स पहले से ही देख रहे थे कि हमको इधर ही आना है, लेकिन आपकी एंट्री तो पहली बार हुई होगी जब आप एडमिशन लिए होंगे, तो वैसे एडमिशन आप भी जब लिए होंगे तो आपको एक अलग फील हुआ होगा, वही क्लासरूम में आना, पढ़ाई करना, टीचर से पढ़ना, तो वो कैसी फीलिंग थी, मतलब बीएचयू की एंट्री। सर, अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन की बात करें तो वो काफ़ी गौरव वाला क्षण होता है, जब आप एक स्कूल से आए और आप कॉलेज में आ रहे हैं, जहाँ आप पहले ही देख लें कि अब जिधर नज़र दौड़ाएं उधर ही बच्चे दिख रहे हैं,
और अगर आप, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हर एक सड़क पर आप अगर रैंडम इंसान को भी टच कर ले तो किसी ना किसी विषय का जानकार ही निकलेगा। यहाँ की हवा में ऐसी बात है सर, यहाँ का बच्चा बच्चा हर चीज़ का जानकार होता है। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी अचंभे की बात थी कि मतलब आप आ रहे हैं, आप डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, आप क्लासरूम्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही बड़े हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे, यहाँ के टीचर्स, जो कि सिर्फ टीचर्स नहीं होते, जो प्रोफेसर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, आचार्य जिनको हम कहते हैं, वो सिर्फ अपने शिक्षक मतलब अपनी जो विषय है उसकी जानकारी से ऊपर उठ के आपको रिसर्च के बारे में बताते हैं। रिसर्च ही आगे जाके आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है सब्जेक्ट के बारे में। तो वो आपको रिसर्च के बारे में बताते हैं, आपको वो जीवन जीने की कला के बारे में बताते हैं, वो अपने सफ़र के बारे में बताते हैं। जब हम, और हमें ऐसा लगता है कि हम भी उस टीचर की जगह खुद को रखें तो शायद हम भी आगे जा पाते हैं। तो ऐसा विभिन्न दृष्टिकोण जब आपको मिलने लगता है तो आपकी ऐसे तीसरा नेत्र खुलने लगता है, आपकी छठी इंद्री जागृत होने लगती है। क्या बात है। शिवांग, आपको कैसा लगा था? सर मैं तो पहली बार अपने पिताजी के साथ आया था और लंका से ऑटो में बैठ के और उससे बोला कि एक बार BHU घुमा दो। और जैसे जैसे एक एक पड़ाव आगे बढ़ता जा रहा है, सबसे पहले सुंदरलाल हॉस्पिटल, उसके बाद फिर म्यूज़िक का फैकल्टी, उसके बाद आ रही है हिंदी की फैकल्टी, उसके बाद आ रही है सोशल साइंस, उसके बाद आ रही है साइंस की, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसी पार करते करते हम पहुँचे VT पे। VT की भीड़ में जो बच्चे देख कर मुझको एक एक सेकंड के लिए लगा कि क्या सच में मैं इस भीड़ मतलब इस जगह के लायक हूँ। और फिर महामना की वो जो मूर्ति है वहाँ पे पहुँचा VT के अंदर। और सबसे पहले क्योंकि आप आए हैं BHU तो भगवान के दर्शन हो जाएं एक बार, बिल्कुल ये सोचकर तो महामना की मूर्ति के पास पहुंचा और देख वहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं उनको पढ़ कर लगा कि अगर मेरा अगर सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है और अगर हो भी गया, आज जैसे मैं काउंसलिंग कराने आया हूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो उसी चीज़ को आगे लेते हुए और फिर उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी। सर ये सारी चीजें होती है, एक ये सारी विचारशील बातों से ये पता चलता है कि शिक्षक का सम्मान से लेकर शिक्षा का सम्मान, यही हमें ले जाता है कला के सम्मान की तरफ। और यही सारे गुण तत्व एक इंसान में एक साहित्य को पहचानने की नज़र देते हैं, और वही नज़र से इन्होंने अचिंत्य की भी परिकल्पना की होगी। तो हम अब जानना चाहेंगे कि इनके मन में विश्वविद्यालय की परिकल्पना से लेकर अचिंत्य की परिकल्पना के बीच कहाँ से आई, मतलब उन्हें कैसे लगा कि हाँ एक ऐसी मैगजीन या एक ऐसी पत्रिका भी हो सकती है जो लोगों को विज्ञान में साहित्य दिखाए या साहित्य में विज्ञान दिखाए। तो इसके बारे में भी हम अपने संपादकों से जानना चाहेंगे। अगर बात विज्ञान की करें तो विज्ञान का छात्र होने के नाते मुझे पता है कि अगर मुझे अंग्रेज़ी आती है और अच्छे अंग्रेज़ी आती मुझे, तो विज्ञान पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान है। पर मन में एक ये चोट हमेशा से रही कि अगर मैं अपने किसी छोटे बच्चे को या फिर अपने घर में किसी रिश्तेदार को समझाना चाहूँ कि विज्ञान क्या है, तो हिंदी में बताना वो काफ़ी कठिन हो जाता था कभी कभी। मैं कैसे बताऊँ कि सेरिबेलम को हिंदी में क्या कहते हैं, आपके ब्रेन के हिस्से में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप जान सकते हैं कि आप जो चल रहे हैं वो किस तरह चल रहे हैं, आप सांस लें तो किस प्रकार वो आपके पूरे बॉडी में फ्लो हो रही है। तो इन चीज़ों को समझाना कभी कभी खुद भी लगा कि कितना मुश्किल है। हम हिंदी में अपनी भावनाओं को तो कह देते हैं, पर विज्ञान को हम क्यों नहीं समझा पाते हैं। एक ही ऐसा चोट रहती है मन में, एक कचोट के रह जाता है मन की, हम क्यों नहीं समझा पाते। फिर जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आना हुआ, जब कुछ साल बीते यहाँ पर, तो सेकेंड ईयर में सर से मुलाकात हुई, GC सर से, और उनके थ्रू पता चला कि एक विज्ञान गंगा नाम की पत्रिका आती है जो कि ISC ही निकालती है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ही निकालती है। और फिर उसके बारे में पढ़ के लगा कि यार ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर हम विज्ञान को हिंदी में बता पा रहे हैं जिससे कि हम एक बड़े मास को हम एड्रेस कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। हम छोटे छोटे बच्चों को समझा सकते हैं, उनके मन में उत्सुकता ला सकते हैं, जिज्ञासा ला सकते हैं, और यही जिज्ञासा, आपको भी नहीं पता कि ये जिज्ञासा कब आगे जाके एक बड़ा आविष्कार कर दे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। फिर जब इस हिंदी प्रकाशन समिति से जुड़ना हुआ तब अचिंत्य का आविर्भाव हुआ। अचिंत्य जब निकला तो फिर अच्छे अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी मानसिकता, अच्छी क्या विलक्षण मानसिकता से हमारा साक्षात्कार हुआ, और फिर लगा कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, एक हथियार हो सकता है जो कि विज्ञान को काफ़ी आगे तक लेके जा सकता है। और बस इसी विज्ञान को आगे ले जाने के युद्ध में हम भी जुड़ गए अपने अपने हथियार के साथ, जिसमें हमारा शस्त्र हमारे सामने है। शिवांग जी के विचार क्या थे? मेरा मैं तो सबसे मैं
ज़्यादा धन्यवाद करूँगा अभिषेक का, जिसने मुझे अचिंत्य में जुड़ाने का सबसे प्रथम सहयोग प्रदान किया, और फिर जीसी सर का। और मुझे तो नहीं पता था कि एक छोटा सा गांव का बच्चा जो कि अपनी जर्नी गांव से चालू करता है और कहाँ कहाँ नवोदय विद्यालय घूम कर, फिर उसके बाद ठोकरें खा खा के, और फिर पहुंचता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय और एक दिन अचिंत्य का संपादक बन जाता है। तो ये एक ऐसी जर्नी थी कि लगा कि मैं कहाँ से, ऐसा लगा कि जीसी सर ने ज़मीन से उठा के आसमान में पहुंचा दिया है। तो अचिंत्य वो जर्नी का प्रमाण देती है मेरी। और बाकी तो हम जब मेहनत किए तो आपको अचिंत्य पढ़कर पता ही चलेगा। नहीं, सबसे मजेदार चीज या सबसे चैलेंजिंग चीज ये था ना कि चिंत का पहला अंक आया तो ऑलरेडी उसने एक बार सेट कर दिया। तो मुझे लगा कि अब इसके आगे क्या है ना, अब तो ये यही हमारा बार है ना। दूसरे संपादकों ने मतलब उन्होंने फिर अगले बार अगला छक्का मार दिया तो वो उससे भी ऊपर निकल गया। अब मुझे लगा अब ये हमारा टॉप मोस्ट बार है। तो मुख्यमंत्री जी से भी जब सराहना मिल गई तो लगा कि भाई एक मुख्यमंत्री जो है कह रहा है कि बहुत अच्छा बना हुआ है, इसका मतलब दिस इज द परफेक्ट। अब मुझे लगा कि भाई अच्छा, अब 2 बच्चे हमारे नए आए हैं तो अब देखते हैं कि कम से कम जो पुराना बना हुआ है वही मेंटेन हो जाए। लेकिन आप दोनों लोगों ने उस बार को एक अलग लेवल पे ले जाके सेट कर दिया। तो ये कहाँ रुकने वाला है, हम तो अब हम परेशान हैं कि अब ये किस स्थिति में जाके अचिंत्य का लेवल रुकेगा। जिस तरीके से आप लोग इसको, और आप लेख पढ़ते जाइए आपको एक स्टेप वाइज मिलेगा। जैसे पहले अंक के लेख का जो लेवल है, उसके बाद दूसरे अंक का, तीसरे अंक के लेख का लेवल, आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये एक सतत जो है वो इवोल्यूशन हो रहा है इसका। तो ये चीज आप लोगों के लिए, आप लोगों को नहीं लगा कि बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे इसको कोप करेंगे? चैलेंज तो था सर। सेकेंड एडिशन को देखकर तो हम लोगों को भी लगा कि अब इससे अच्छा क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा मापदंड तय कर दिया था कि लगता था कि अब इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। मैंने उस पत्रिका को, अपने पत्रिका के डिज़ाइन के समय पे कितने सैकड़ों बार ना पढ़ा होगा। बार बार मैं देखता था कि मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एक ऐसा कंपटीशन था, एक ऐसा चैलेंज था मेरे लिए, एक ऐसी चुनौती थी कि अच्छा भी करना है, बेहतर भी करना है, और पिछले अंक से कम अगर बेहतर नहीं तो बराबर तो हो ही जाए। तो वो चीज़, और फिर आपको एक और प्रॉब्लम आती है कि आप कहीं कॉपी ना करना शुरू कर दें, आपको अपनी भावना भी साथ में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर अभिषेक से कई बार डिस्कशन करके हम लोगों ने बार बार ये चीज़ को तय किया कि कैसे हम अपनी पत्रिका को डिज़ाइन करें। सर, इस पत्रिका को बनाने में अगर मुश्किलातों की बात करें तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि पत्रिका को बनाने के लिए, इसको ऐसा रूप देने के लिए हमें 3 महीने का समय मिला था। पर उन 3 महीनों में हमने 2 महीने तो सिर्फ इसको अपने विचारों में आकार देने में समय दे दिया। क्योंकि हमने जब दूसरा अंक देखा, पहला अंक देखा, तो हमें लगा कि इसमें सिर्फ लेखों को छापना या सिर्फ डिजाइनिंग नहीं करनी है, हमें हमें इसे एक जीवंत रूप देना है। हमें ऐसा रूप देना है कि हम सिर्फ लेखक के विचारों को पाठक तक ना पहुंचाएं, हम पाठकों को ऐसा अनुभव दें, ऐसा विज्ञान का संचार करें मन में कि वो सिर्फ इस लेख को पढ़ के रुक ना जाए, ये इस लेख से जो विज्ञान मिला है उसको आगे तक भी पहुंचाएं। तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। इसको हमने कैसे कोप अप करा, तो हमने इसमें काफ़ी समय दिया। एक ड्राफ्ट बनाया, उसे हटाया, दूसरा ड्राफ्ट बनाया, उसे हटाया। इस तरह करके हमारा जैसे एक, हम सीढ़ियों पर चढ़ते गए, और सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते हमारे पास फाइनल सीढ़ी है जो कि हमारा अचिंत्य है। हाँ, इतना यूनिक डिजाइन ये मतलब जो कवर पेज है, आप लोग कैसे आपके दिमाग में आया? ऐसे ही सोते सोते वो डीएनए वाला स्ट्रक्चर की तरह आ गया, या वैसे यूरेका हो गया कि जब आप नहाने गए पूल में तो आपको तुरंत जो है दिख गया कि वाह ये तो जो है उत्प्लावन बल टाइप का वो है। सर, इसके डिज़ाइन की बात करें तो मैंने बताया जैसे कि हमें 2 महीने का समय इसको अपने विचारों में आकार देने में लग गया। हमने सोचा कि हम ऐसा क्या अलग करें। हमारा विषय था हिंदी दिवस। हिंदी दिवस का विशेषांक हमें बनाना था। हमने सोचा कि हिंदी दिवस का विशेषांक बनाना है तो उसका जब मुख्य पृष्ठ हो, वो पाठकों को पहले ही बता दे कि हिंदी दिवस का विशेषांक है। उसके जो रंग हो, उसके जो एलिमेंट्स हों, जो उसके चित्र हों, हर एक चीज़ में हमारी संस्कृति दिखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी संस्कृति का ही प्रतीक है। तो हम चाहते थे कि पाठकों को ये बिना पढ़े ही पता चल जाए, ये कुछ तो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है। तो बस उसी चीज़ को लेकर हमने कई चीज़ें दिखाई, आपको भी कई ड्राफ्ट्स दिखाए। आपने उसमें अपने सुझाव दिए, अपने हम संपादक मंडल से मिले, उसके बाद हमने इन चीज़ों को
एक एक करके लाना शुरू करा। तो दर्शकों को कवर पेज के बारे में बताइए, जो आपने डिजाइन, आप दोनों लोगों ने डिजाइन किया, इस कवर पेज पे क्या क्या है, उसमें सारी माइन्यूट चीजें बताइए। तो सबसे पहले तो इस कवर पेज का जो सेंटर है उसमें एक वृक्ष है जो हिंदी के अक्षरों के साथ अपनी जड़ों को फैला रहा है। ये हिंदी की इस भव्यता को दर्शाता है कि हिंदी कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितनी सरल भी है कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ, और हमेशा बढ़ती जा रही है, उस चीज़ को दर्शाता है। फिर उसके बाद ये गुलाबी कलर के कमल के फूल हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय फूल भी है। तो कमल की एक सिग्निफिकेंस ये है कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, और कीचड़ से हमारा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हिंदी के साथ जो हमेशा लोगों को हिचक रही है कि हिंदी नहीं बोलते, वो अपने अच्छे से हिंदी को नहीं बोल पाते या कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं उतना, या इंग्लिश को ज़्यादा सुपीरियॉरिटी मिलती है, तो वो यहाँ कमल का कीचड़ के रूप में निकला। और जिस प्रकार कमल खिलता है, हिंदी भी हमारी कीचड़ में होने के बावजूद खिलती रहती है। फिर अगर आप इस कवर पृष्ठ को देखें तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखेगी वो कमल के फूल हैं। कमल के फूल के बारे में तो शिवांग ने बता दिया, पर अगर आप अचिंत्य को देखें तो इसमें आपको विभिन्न मुद्राएं दिख रही होंगी, जो कि हाथ का ही मतलब कई मुद्राएं हैं जो कि हम नृत्य में देखते हैं। भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, उसमें आप ऐसे नृत्य की मुद्राओं को देखेंगे। और ये नृत्य की मुद्राएं सिर्फ हमने डिज़ाइन के लिए नहीं डाली, हमने अपनी संस्कृति को दर्शाने के लिए डाली। आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो डिज़ाइंस हैं इनमें भी हल्की हल्की बारीक लाइंस हैं जो कि हमारी सटल चीज़ों को दिखाती हैं। साथ में ये जो बिंदी है चिंती की, वो हमारा कमल का फूल ही है। कमल यहाँ शुचिता का प्रतीक है। पर शुचिता किसकी शुचिता? हमारी भाषा की शुचिता, हमारी हिंदी की शुचिता, उसका। आप अगर आज के परिवेश में सर देखें तो आप पाएंगे कि राजनीति में कई तरीके के आरोप लगते हैं भाषा को लेकर। वो काफ़ी बुरी चीज़ है हमारे देश के लिए। हमें चाहिए कि हम हर भाषा को लेकर आगे बढ़ें। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 41% लोगों की भाषा, मातृभाषा हिंदी है, और 55% से अधिक लोग हिंदी को बोलना, समझना, सुनना, लिखना पसंद करते हैं। तो ऐसे बातों का कोई मतलब नहीं होता है कि हम राजनीति करें उन पर फिर भी आप इस कवर पृष्ठ में देखेंगे तो आपको नीला रंग दिख रहा होगा, गुलाबी रंग दिख रहा होगा। क्या लगता है? सिर्फ हमने सुंदर लगने के लिए कर दिया? नहीं। अगर आप गुलाबी रंग को देखें तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का रंग है, ये आधुनिकता का रंग है। और जिस प्रकार हिंदी आगे बढ़ती जा रही है वैसे हमारी हिंदी भी आधुनिक होती जा रही है। बस इसी आधुनिकता को दिखाते हुए हमने इस नीले रंग का प्रयोग करा। साथ में यह पेड़ है जो कि हिंदी को दर्शाता है, हिंदी की फैलती सामाजिकता को दिखाता है कि हिंदी कैसे समावेशिता को लेके आगे बढ़ती है। हिंदी भले दूसरी भाषाओं से शब्द उधार लेती हो, परंतु उसकी जो शुचिता है, उसका जो अपनापन है, वो कहीं ना कहीं अक्षुण्ण बना ही रहता है। तो आप इसमें और देखें तो विशेषांक विशेष जैसी चीज़ें आपको दिख जाएंगी जो आपको अंदर पढ़ने के लिए और उत्सुक बनाएंगी। साथ में हिंदी दिवस विशेषांक है। आप जैसे जैसे पत्रिका को खोलेंगे आप एक नए संसार में डूबते जाएंगे। जैसे जैसे आप लेखों को पढ़ेंगे आप एक लेखक के विचारों में चले जाएंगे, और अलग अलग लेख के साथ आप अलग अलग लोगों से मिलते भी जाएंगे। ये हमारा दावा है। सिर्फ लेखक के विचार नहीं, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो एक संपादक कैसे उस आपको क्या बताना चाहता है वो भी आपको पता चलेगा। तो सिर्फ लेखक, संपादक और एक पाठक, तीनों एक साथ मिल जाएंगे। क्या बात, वो वाली चीज़। वाह, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज मुझे देखने को मिल रही है। और ये देखिए ना, हमारे विद्यार्थियों की एकदम जो है यूनिक परिकल्पना है। अचिंत्य शुरू हुआ जो है उगते सूरज से, और जो बिंदी अचिंत्य की है आप देखते जाइए वो कैसे जो है चेंज परिवर्तित हो रहा है, लेकिन भाव एक ही है। और फिर उसके बाद पृथ्वी पे आती है, हरी भरी पृथ्वी जो है वो कितनी जरूरी है हम सब के लिए। और फिर घूम फिर करके अब ये जो है वो कमल के फूल पे आती है। अब मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि अगला अचिंत्य का डॉट कहाँ जा रहा है। सर इन्होंने एक बात तो झुठला दी कि लड़कों को रंगों की पहचान नहीं होती ये बात करके कि नीला रंग और गुलाबी रंग क्यों लिया। सही बात तो है, सही बात। जिस प्रकार निर्देशक जब कोई मूवी बनाता है, कोई फिल्म शूट करता है, तो उसको करते करते उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, सीखें मिलती हैं, और वो आगे चल के उन परिवर्तन को अपने जीवन में लाना चाहता है। तो उसी प्रकार जब एक संपादक किसी पत्रिका का संपादन करता है तो उसको उसके बीच कई सारी ऐसी चीज़ें मिलती होंगी जो उससे जिससे वो सीख ले सके या जिस पे वो गहरा असर छोड़ जाए। तो क्या आप लोग के साथ ऐसी सारी चीज़ें हुई, इसमें कुछ ऐसे लेख मिले या ऐसे आपके साथ
घटनाएं घटी इसको बनाते वक्त? बिल्कुल। जब इस पत्रिका का संपादन हमने शुरू करा तो जैसा मैंने बताया, शुरुआत के 2 महीने वो हमारे लिए काफ़ी अलग थे, काफ़ी चैलेंजिंग थे। क्यों चैलेंजिंग थे? क्योंकि हमें उसमें लेखों को चुनना था। मैंने और शिवांग ने पहले सोचा कि हम डिज़ाइन करने से पहले अपने लेख चुनेंगे, जो लेख हमें मिले हैं देश के हर कोने से, हम उन्हें पढ़ेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और फिर उनके भावों को उकेरेंगे अपनी पत्रिका में। लेखों को पढ़ते पढ़ते हमने जाना कि लेख हर एक विषय पर आए हैं। तो पहली चुनौती थी सबसे रेलिवेंट विषयों को चुनना, जो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हो हमारे समाज में, जो हमारी भाषा से जुड़े हों, हमारी हिंदी से जुड़े हों, हमारे विज्ञान से जुड़े हों और हमारे अचिंत्य से जुड़े हों। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था यही था कि हम लेखों को चुनें। सारे ही लेख उत्कृष्ट लग रहे थे हमें, पर फिर भी हमने दिल पर पत्थर रख के कुछ को हटाया और कुछ को आगे रखा, और वो जो लेख हैं इसमें छपे हैं। कई बार मेरी और शिवांग की इस पे झगड़ा हो जाता था कि ये लेख रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये कहता था ये ज़्यादा सही लग रहा है, ये कविता अच्छी लग रही है या ये अच्छी लग रही है, पर फिर हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते थे। और वो हम किसी के पास जाके नहीं करते थे, ये हमने खुद अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करा। तो ये चीज़ हमने सीखी कि साथ मिलकर काम करना किसे कहते हैं। क्या होता है जब आप किसी लेखक के विचारों को किसी को समझाना हो, दर्शाना हो, तो वो जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, आपके कंधे झुक से जाते हैं जब आप किसी लेखक की चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, कि उसको दर्शाना चाहते हैं। तो आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि आप उसके विचारों की जो ओरिजिनलिटी है, जो परिपूर्णता है, उसे लेकर आगे बढ़ें, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। इन सब बातों को लेके हमें काफ़ी कभी कभी मतभेद भी हुआ, पर हम अंत में किसी एक सॉल्यूशन पर पहुंचे और उसका फल हमारे सामने है। बिल्कुल यही खास चीज़ थी कि हर एक अंक में जो संपादक थे उनको कहीं से कोई छेड़ता नहीं था, कि वो पूरी अपनी मौलिकता लेकर के आए। उसके बाद छपने के 5 दिन पहले सबको बताया जाता था। इवन मुझे भी तभी पता लगता था, पूरी की पूरी पत्रिका तभी समझ में आती थी। तो ये बहुत बड़ी जो है वो, एक तो कंधे जो है आपके इतने मजबूत थे कि आपने सब कुछ अपने सहारे किया, सारी चीज़ें आप लोगों ने तैयार की, और फिर तब जो ये परिष्कृत निकल करके आ रहा है, हर बार एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, वो इतनी यूनिक है और इतनी स्पेशल है, जो कि जो कि डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, तो वो विविधता हमको अचिंत्य में भी लगातार देखने को मिल रही है। और इस बार के अंक में सर आप पाएंगे कि हमने हर विषय को चुना है, बिल्कुल। चाहे वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हो, किसी की कविता हो, जैसे कि शिवांग ने अपनी कविता लिखी है मनोकामना, वो एक अलग विषय को छूती है। कोई विज्ञान का लेख है, कोई मनोविज्ञान का लेख है, कोई शोध पर लिखे कि रिसर्च कैसे करें। ऐसे अलग अलग लेख आपको पूरी पत्रिका में मिलेंगे। हमने हर एक चीज़ को हैंड पिक करा है, मतलब आप कह सकते हैं कि हमने चुन चुन के हर एक कसौटी पे कसा है उन्हें कि ये जा सकता है या नहीं, और उसके बाद ही हमने उसे आगे भेजा है। आप भले ही इसे सिर्फ पत्रिका के रूप में देख रहे हो, पर मेरे और शिवान के लिए ये वो बच्चा है जिसको हमने बड़ा करा है। क्या बात है, जब हमने इसे कंप्यूटर पे डिज़ाइन करा और फिर जब ये पत्रिका पीडीएफ के फॉर्म में सबको हमने दिखाई, सबको काफ़ी पसंद आई। पर असली सुख जो है, जो असली धन जो है, जो हमें तब मिला जब हमने इसे फिजिकल फॉर्म में देखा, अपने जब हाथों हमारे से छुआ है ना? अपने हाथों से छुआ, जब अपने से हाथों मिला, तो हमें लगा कि ये तो वही चीज़ है जो हमने बनाई है। ये तो वही पत्रिका है जो हम 1 महीने में दिन रात एक करके बनाते रहे हैं। हर एक शब्द आप मुझसे कहीं से कोई शब्द उठा के पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा वो किस लेख में लिखा हुआ है। मतलब ये पत्रिका दिल के इतने करीब नहीं, है। यही मौलिकता होती है। इसलिए इस वजह से सबसे खास बात हमारे संपादकों की यही, फुल फ्रीडम के साथ वो अपनी जितनी भी ऊर्जा है, जितनी मौलिकता है, वो सब इस मैगजीन में देते हैं। और फिर जो चीज़ निखर के आती है वो सबके लिए, हमारे लिए तो बहुत स्मरणीय है भाई। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँ। आपको कैसा लग रहा है शिवांग? सर काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि सबसे पहली तो जो चुनौती मेरे को मिली थी, कहीं लफड़ा हुआ कि नहीं लफड़ा? हाँ सर, वही वही उसी के बारे में काफ़ी बड़ी चुनौती मिल गई थी एक, कि प्रक्रिया के दौरान एक लेख था आया था हमारे पास, जो कि जिसका विषय बहुत अच्छा था, परंतु जो लेखक था उस विषय के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा था, उसको न्याय नहीं दे पा रहा था। तो मैंने और अभिषेक ने दोनों ने मिलके काफ़ी रिसर्च की है, उसके बारे में पता चला, और विषय इतना अच्छा था कि हमें लग रहा था कि हम इसे छोड़े ना।
तो काफ़ी गहन चिंतन के बाद हमने उस लेख में सुधार करना चालू किया। सुधार की प्रक्रिया के दौरान पता ही नहीं चला कि वो सुधार करते करते हम कहाँ पहुँच गए, और वो लेख की मौलिकता ही चली गई और लेख पूरा बदल गया। तो उस जगह पे आके हमको ऐसा लगा कि ये तो लेखक के साथ गलत हो जाएगा, पर हम विषय के साथ भी गलत नहीं कर सकते हैं। एथिकल डिलेमा जैसे शब्द जिनको कभी किताबों में पढ़ा था, वो आज हम खुद झेल रहे थे। तो बहुत गहन चिंतन के बाद, फिर संपादकीय टीम से बात करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने तय किया कि इस लेख को हम उस लेखक के भी विचार डालेंगे, अपने विचार डालेंगे, और विषय के साथ जस्टिफिकेशन करने के बाद हमने उसे फिर सह श्रेय के साथ आगे बढ़ाया, और कोलैबोरेटिव के साथ वो लेख इसमें है। देख सकते हैं आप, मतलब दर्शक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या बात है। तो अचिंत्य पत्रिका का संपादन आप लोगों ने किया और सबको बहुत पसंद आई। मतलब जिस व्यक्ति के पास ये पत्रिका, जिसके हाथ में ये प्रिंटेड पत्रिका पहुंच रही है, उसको बहुत ही, मतलब कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बीएससी के छात्र हैं जिन लोगों ने पूरा का पूरा बनाया है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप छात्र का नाम दे रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन खुद करते हैं, लेकिन यकीन मानिए हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। हाँ, अगर कुछ गलती निकल जाए तो वहाँ हमारा कंट्रीब्यूशन है कि वो हमारे वजह से हो गया। तो अब आप लोग, चूंकि अचिंत्य एक बड़ा नाम हो चुका है और आप लोग अचिंत्य को कोशिश भी कर रहे हैं कि ये मास तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। हमारे वाइस चांसलर साहब भी इसकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने एक एक लेख को पढ़ के लोगों को सुनाया है, और उनका भी ये कहना है कि ये मास तक पहुँचना चाहिए, दूर तक लोगों तक पहुँचना चाहिए। और अभी कल ही जो है इन्फॉर्मेशन आई कि भाई ये मॉरिशस भी पहुँच गया। मॉरिशस को उनको बहुत ज़रूरत थी, वो इतना इसको पसंद की कि उन्होंने कहा आप भेजिए। ठीक है, हम लोग अपना पैसा लगा करके उनको पोस्ट कर दिए कि भाई ठीक है, हम मॉरिशस भी भेज रहे हैं, और वहाँ लोग उस पत्रिका को पढ़ रहे हैं। तो अब आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए हिंदी प्रकाशन समिति, इसका लेबल है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आ गया, इसका मतलब कि भाई राष्ट्र प्रेम है, उसके साथ राष्ट्र का निर्माण है ना। अब आप लोग क्या आगे सोच रहे हैं कि कैसे जो है इसको अक्षुण्ण रखेंगे, और कैसे जो है वो अचिंत्य को आप लोग आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? सर, जिम्मेदारी तो तभी समझ में आ गई थी जब हमने सबसे पहले लेखकों के मैसेज पढ़े थे। वो कह रहे थे कि कहाँ मैं पढ़ सकता हूँ अचिंत्य का पुराना विशेषांक, मुझे अचिंत्य पढ़ना है। वो कह रहे थे कि बहुत बहुत धन्यवाद हमें अचिंत्य में अब लेखन के लिए मौका प्रदान करने के लिए। वो लिख रहे थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब उन मैसेजेस को आप पढ़ते हैं जो लेखकों ने भेजे हैं, तो एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उन लेखकों के साथ अच्छा करना है। फिर और एक और जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि अचिंत्य जैसा बड़ा नाम और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम जुड़ा है, तो आपको अपनी जी जान लगा देनी है। और फिर ये संचार का काम तो है ही, जो कि मतलब सबसे बड़ा काम है कि अभी विज्ञान को हमको पूरे भारत देश में फैलाना है। तो ये तो हर प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का चैनल हो, ये यूट्यूब में आप देख रहे हैं दर्शक हैं, ये सारी चीज़ें उसी सब एक बड़े उद्देश्य का छोटे छोटे हिस्से की तरह हैं, जो कि सब मिलके शायद एक बड़ा उद्देश्य बनाती हैं कि अचिंत्य और हिंदी की विज्ञान को हिंदी में आगे बढ़ाना है। क्या बात है अभिषेक जी। सर, अगर इस चीज़ को अगर हमें फैलाना है तो सबसे ज़रूरी बात है कि इसे और रुचिकर बनाया जाए। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है, और हो सकता है हमारे आगे वाले संपादक इससे अच्छी कोशिश करें, हमें पूरा भरोसा है उन पर। ये चीज़ें और रुचिकर बनेंगी, हमारे दर्शक उसे देखेंगे, हमारे पाठक उसे पढ़ेंगे, तो चीज़ें और जो कारवा है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। पर हम अपने स्तर पर क्या कोशिश कर सकते हैं, तो हम इसके प्रसार की अपनी पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं। हम चाहेंगे, और हम करते भी हैं, कि हम अपने व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह हम शेयर करते हैं। चीज़ें जितनी अच्छी होंगी लोग खुद ब खुद शेयर करेंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप इसे शेयर करें। जब चीज़ें खुद ही फैलेंगी तो अचिंत्य और ज्ञान का जो प्रसार है वो हमेशा होता है। हमारे देश में जब आप एक सामान्य जनमानस को देखेंगे, ठीक है, आज सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविज़न, हर जगह लोग ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं जिसमें उन्हें गुफ्तगू मिलती है, जिसमें उन्हें लोगों की बातें जानने का, मतलब कि दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, या ऐसी बातें लोग ज़्यादातर नहीं सुनना पसंद करते हैं, या तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि एक सामान्य, मतलब विज्ञान की बातों में, विज्ञान लोगों में उसके लिए रुचि बनानी पड़ती है, पहले से रुचि आ नहीं पाती।
तो आपको क्या लगता है कि जब लोग आप किसी को बताएंगे कि हम एक मैगजीन पब्लिश करते हैं, एक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम अचिंत्य है, तो आप एक जन सामान्य में को ऐसी क्या चीज़ें बताएंगे कि वो हमारी पत्रिका पढ़े, कि उसे क्यों विज्ञान को जानना चाहिए? आपके हिसाब से आप कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अगर बात इस विशेषांक की करें तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, हम बस उन्हें जाके कवर पेज दिखा देंगे वो पढ़ने को तत्पर हो जाएंगे। इसकी डिज़ाइनिंग हमने ऐसे करी है कि लोग खुद ब खुद सामने से आए पूछे कि अरे ये क्या है, ये नीला रंग है, ये गुलाबी रंग है, ये ऐसा क्यों है। और जैसा देवांश भैया ने कहा कि हम चीज़ों को अगर सिर्फ मामूली तरीके से अगर कह देते हैं तो वो उतना प्रभाव नहीं डालती। तो यही चीज़ हमारे अंदर भी थी कि हम चीज़ों को कैसे और प्रभावी रूप से पेश कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो लेख हैं उसके ऊपर कुछ संपादक के विचार भी डाले हैं। जैसे अगर कोई बड़ा लेख है तो अगर आप उसमें संपादक के विचार जो हम दो तीन लेखों में हमने डाले हैं, आप पढ़ेंगे वो छोटे हैं परंतु उस पूरे लेख के बारे में बताने में सक्षम है। तो आप उस 3-4 लाइनों को पढ़ के समझ सकते हैं कि उस लेख में क्या होगा। अब जैसे मनोविज्ञान का लेख है, आप मनोविज्ञान के उस 3 पेज को लेख को पढ़ने से पहले अगर आप उस छोटे से कोट को पढ़ लेंगे जो मैंने और शिवांग ने मिलकर लिखा है, तो आप समझ जाएंगे कि आपको उसको पढ़ना है या नहीं। आप समझ जाएंगे कि आपको उस लेख में क्या मिलेगा। उसके बाद अगर आप शोध का लेख पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस लेख में आपको अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, किन किन चीज़ों से आपका सामना होने वाला है, ऐसे कौन से सवाल हैं, ऐसे कौन से जवाब हैं जो ये लेख हमें देगा। जब लोगों को अपनी ये चीज़ें खुद क्लियर हो जाती हैं तो वो खुद ही पढ़ने को आतुर हो जाएंगे, वो खुद ही पढ़ेंगे इन चीज़ों को, वो खुद ही सामने आने लगेंगे। सर, जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए तो हमें सबसे पहले महामना जी के बारे में जानने को मिला, और महामना का सबसे बड़ा ये विचार था कि जब एक विद्यार्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए तो उसके साथ उसके पास ज्ञान से लेकर के चरित्र सबका निर्माण हो, सबका मार्ग हो उसके पास। तो अचिंत्य अचिंत्य और हिंदी प्रकाशन समिति में जब कोई संपादन करता है तो वो शून्य से शुरू होता है और अनंत की तरफ जाता है। वो शुरुआत करता है लेखन से, लेखन से उसको एडिटिंग का काम मिलता है, एडिटिंग से लेकर के उसको कैसे किसी दूसरे लेखक के विचार को हम अपने विचारों के साथ मिला करके एक अलग, मतलब एक तीसरे व्यक्ति के हिसाब से लिखे कि उसको भी अच्छा लगे, मतलब 3 लोग का इसमें सोचना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ें, एक बहुत ही सारी चीज़ें, बहुत ही गूढ़ तत्व हमारे अंदर भरती हैं। तो इसके भी संपादन में जब मैं संपादक था तो मेरे को भी कई सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। इन्हें भी ज़रूर कई सारी चीज़ें सीखने को मिली, और एक विज्ञान का छात्र होकर के विज्ञान और साहित्य को मिलाना एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होता है, और कई सारे लोग इस चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, नहीं समझ पाते। तो आज के एक विज्ञान के छात्र, जो हमारे जैसे विज्ञान के छात्र हैं, जो सोचते हैं कि हम एक मैगजीन के संपादन में लगे हैं, उनको आप कैसे हमारी और हमारी टीम में, मतलब कि कैसे बुलाना चाहेंगे, या मतलब अचिंत्य के बारे में कि वो आए हमारे साथ जुड़े काम करें? अचिंत्य का मुख्य उद्देश्य ही विज्ञान का संचार है। अगर आपको विज्ञान में रुचि है तो आप विज्ञान का संचार भी करना चाहेंगे। हम जब पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपनी बातों को दूर तक फैलाएं। हम चाहते हैं कि हमें जो चीज़ें पता है, हमें जो अच्छी बातें पता है, उसका प्रचार हम खुद करें। अचिंत्य का उद्देश्य भी यही है, और जब दो लोगों के उद्देश्य साथ साथ चलते हैं तो वो सहचर हो ही जाते हैं। क्या वाह। तो कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विज्ञान संस्थान की ये जवानी है जिसकी रवानी जो है वह चिंत में मिल करके विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और अगर आप अचिंत से जुड़ना चाहते हैं, आप इन लोगों के टच में आए, क्योंकि अचिंत जो है वो इन्हीं लोगों का बनाया हुआ एक बहुत ही, एक तरीके से कहेंगे स्टार्टअप जिसकी लोग बात करते हैं। तो अचिंत भी एक स्टार्टअप है। भले ही इसमें कोई मोमेंट्री फायदा नहीं होता है, पैसे हम नहीं दे पाते हैं लोगों को, लेकिन इसमें जो दिल लगा करके बच्चे हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के काम करते हैं, उनकी जो गूंज है वो विश्व में दूर दूर तक पहुंचे, यही हमारी आकांक्षा है। और आप इनसे जुड़ करके चिंत को और सहयोग प्रदान कर सकते हैं, चिंत को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वालिटी है और एक जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन को समाज से हटाने का भी एक प्रयास है,
जो कि विज्ञान को जन जन तक का ले जाएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, आप लोग ऐसे ही, क्योंकि अचिंत्य के साथ आपका जुड़ाव परमानेंट है। जब तक आप लोग इस धरती पर हैं, अचिंत्य आपकी जिम्मेदारी है और अचिंत्य भी आपकी जिम्मेदारी लेती है। तो इस तरीके से जो म्यूचुअल रिलेशन है वो आगे बढ़ता रहेगा। हमारे दर्शकों के लिए आप लोगों के पास अगर कुछ और जो है कुछ कहना चाहते हो तो कृपा करके कहें। मेरी तरफ से तो यही है सर कि अगर आप विज्ञान पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं पढ़िए, आप जितना ज्ञान बटोर सकते हैं बटोरिए, और उस ज्ञान के सहयोग के साथ अपनी सोच और विकास विवेक कौशल को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि भारत में अभी सबसे ज़्यादा उसी की आवश्यकता है। अगर आप विवेक और सोच और कॉग्निटिव थिंकिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो वो सबसे प्राइमरी हमारा इनिशिएटिव है, उसको सबसे ज़्यादा बढ़ाना है, और अगर आप कर सकते हैं तो आप हमारे अचिंत्य का हिस्सा हैं। क्या बात है, वाह। अभिषेक जी? दर्शकों के लिए अगर एक शब्द में कुछ कहना हो तो वो राष्ट्र प्रेम होगा। आप कोई भी काम करें, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपका प्रारब्ध राष्ट्र प्रेम है तो आप अचिंत्य के संचार सैनिक हैं। अगर आप पढ़ते हैं कोई चीज़ और आपको लगता है कि इसे दूसरों को भी जानना है तो आप उस चीज़ को फैलाएंगे, आप उस चीज़ को दूसरों को बताएंगे। अब इस बताने के तरीके में अंतर हो सकता है, आप उसे सरल भाषा में कह सकते हैं, आप क्लिष्ट भाषा में कह सकते हैं, परंतु अगर जनमानस तक चीज़ों को फैलाना है तो उसे सरल होना ही होगा। और बस मैं यही चाहूँगा कि आप जो भी काम करें वो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर करें। अगर हम अचिंत्य में कोई लेख छापते हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि जो विज्ञान की चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचें। अगर आप घर बैठे कोई काम करते हैं तो आपका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि इससे राष्ट्र की उन्नति हो। एक ऐसा देश जिसमें इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है, फिर भी विज्ञान के क्षेत्र में हम बाकी राष्ट्रों से थोड़ा सा पीछे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम इन चीज़ों में जिसमें हम पीछे रह जाते हैं, उन चीज़ों हम आगे आएँ और अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखें। यही मेरी कामना है सबसे। देवांश जी, आप कंक्लूड करें। मैं कहना चाहूँगा कि जल, वायु, गगन, अग्नि, हर चीज़ में विज्ञान है। हर वस्तु, धरती पे से लेकर ब्रह्मांड की हर वस्तु में विज्ञान है, और विज्ञान सदैव अचिंत्य है। जिस प्रकार विज्ञान अचिंत्य है, हमारे संपादकों का सामर्थ्य भी अचिंत्य है। और यदि आप अचिंत्य को और भी जगहों पर देखना चाहेंगे तो सोशल मीडिया पे भी अचिंत्य है। सोशल इंस्टाग्राम से लेकर के ट्विटर तक, लिंक्डइन पर भी अचिंत्य है। और व्हाट्सएप चैनल, जो कि आज ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप चैनल का भी प्रयोग करते हैं, उस पर हमेशा एक विज्ञान के तथ्य हम हमेशा डालते हैं, प्रयास करते हैं कि वो हमेशा रहे। आप वहाँ से भी अचिंत्य से जुड़ सकते हैं। विज्ञान से हमेशा अपनी आदत बना सकते हैं आप विज्ञान को दैनिक जीवन में। तो आज जैसा कि आपने देखा, हमारे संपादकों ने आपसे बातें की, अचिंत्य के बारे में बातें की, उन्होंने कैसे संपादन किया, इनकी सारी बातें हमने सुनने के बाद हमें यही पता चलता है कि हमारे संपादकों में एक गूढ़ तत्व बना है। इन 3 महीनों में एक गूढ़ तत्व बना है जो कि इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आकर के हमें मौका मिला। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इन सारे कार्यों को हम कर रहे हैं, और विज्ञान के छात्र होने के साथ विज्ञान को फैलाने का भी काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे और विज्ञान संचार में हमारा साथ दें। धन्यवाद। नमस्कार।